नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने पिछले व्याख्यान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि के सैद्धांतिक पक्ष को लिया था। आलोचना प्रारंभ में केवल रचना के गुण दोषों तक ही सीमित थी। यद्यपि आलोचना शब्द का अर्थ केवल कमियां निकालने से लिया जाता है, पर समालोचना शब्द, समीक्षा शब्द, आलोचना शब्द कविता में या रचना में केवल दोषों को देखना ही नहीं, उनमें गुण दोषों को देखना, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, दोनों पर दृष्टि जाती है। परंतु आलोचक का कर्म केवल रचना के गुण दोषों को ही देखना नहीं है, केवल उसकी विशेषताएं, उसके कमजोरियों को बताना ही नहीं है। आलोचक रचनाकार की मानसिकता को जाने, उसकी अंतर्वृत्ति की छानबीन करे, तत्कालीन परिवेश को जाने और उसके संदर्भ में रचना की आलोचना करे। मूलतः आलोचक तटस्थ रहते हुए, तटस्थ दृष्टि रखते हुए रचना और पाठक के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। रचना की बारीकियों को, उसके जो सूक्ष्म तत्व हैं, रचना के जो वह बिंदु जो रचना को पढ़कर सामान्य पाठक नहीं समझ पाता, आलोचक उन बिंदुओं को अपनी आलोचना के माध्यम से, उन बारीकियों को पाठक तक पहुंचाता है। तो इस तरह से रचनाकार की रचना और पाठक के मध्य एक सेतु का कार्य आलोचना करती है। और हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में आलोचना का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ही माना जाता है। उनसे पूर्व यद्यपि आलोचना पद्म सिंह शर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने या कृष्ण बिहारी मिश्र आदि ने की, परंतु वह आलोचना केवल गुण दोषों तक ही सीमित थी। रचनाकार की प्रवृत्ति को जानना, उसकी मानसिकता को जानना, तत्कालीन परिवेश के संदर्भ में उसको देखना और शिल्प की दृष्टि से उसके बहिरंग पक्ष को देखना, एक समग्र रूप में रचना को देखना, उसके मनोवैज्ञानिक आधार को, सामाजिक आधार को देखना, ये प्रारंभ हुआ शुक्ल जी के समय से। और शुक्ल जी ने सैद्धांतिक समीक्षा भी की और व्यावहारिक समीक्षा भी। तो पिछले व्याख्यान में हमने उनकी सैद्धांतिक समीक्षा की बात की थी। अब हम बात करते हैं उनकी व्यावहारिक आलोचना दृष्टि को लेकर के। शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को गुण दोष के सीमित दायरे से निकालकर एक विस्तृत आयाम दिया। और इन्होंने व्यावहारिक जो आलोचना की है वे भूमिका रूप में अधिक है, निबंधों के रूप में है। जैसे हिंदी शब्द सागर जब कोश तैयार हुआ तो उसकी भूमिका के रूप में इतिहास ग्रंथ लिखा, और उस इतिहास ग्रंथ में रचनाकारों की काल विशेष की, उनकी विशेषताएं, उनकी मानसिकता, उनके गुण दोष, उनके विषय में बात की है, समीक्षा करते हैं। इसके साथ ही जैसे जब उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया और हिंदी में पाठ्य पुस्तकों का अभाव था, आलोचनात्मक पुस्तकों का तो बिल्कुल ही अभाव था, तो उस कमी को दूर करने के लिए और पाठकों तक, विद्यार्थियों तक पुस्तकें उपलब्ध करने की एक चुनौती को वे स्वीकार करते हैं और प्राचीन और समकालीन रचनाकारों की रचनाओं का संपादन भी करते हैं और पाश्चात्य समीक्षा जगत की जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी उनका अनुवाद भी करते हैं। तो शुक्ल जी ने आलोचना का एक प्रतिमान स्थापित करने के लिए प्राचीन कवियों की रचनाओं को आधार बनाया। मुख्य रूप से उन्होंने तुलसीदास, जायसी और सूरदास, इन 3 कवियों की रचनाओं का संपादन भी किया और एक विस्तृत रूप में भूमिका लिखी। और उस भूमिका से उन्होंने उस रचनाकार की मानसिक वृत्ति का, उनकी रचनाओं के शिल्प पक्ष का, रचना के जो
विविध संदर्भ है, जो अलग अलग आयाम है, उनकी समीक्षा की। और इनकी ये जो आलोचना परक जो भूमिका रही, वह हिंदी साहित्य जगत में अपना एक विशेष स्थान रखती है। गोस्वामी तुलसीदास पर ऐसे ही जायसी ग्रंथावली की रचना की, तो ग्रंथावली का संपादन किया और भूमिका रूप में नागमती के विरह वर्णन को और जायसी के कलात्मक सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही सूरदास के भ्रमर गीत सार का संपादन किया और उसके प्रारंभ में भूमिका रूप में गोपियों की विरह स्थिति का वर्णन, उनके विप्रलम्ब श्रृंगार का वर्णन और कृष्ण का के प्रति गोपियों का जो एकांतिक प्रेम है, उसकी समीक्षा वे इन पुस्तकों में भूमिका के रूप में करते हैं। इनकी शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि की अगर हम बात करें, तो शुक्ल जी ने प्राचीन साहित्य की युगानुकूल व्याख्या करते हुए उसे अपने युग की सौंदर्य दृष्टि से व्याख्यायित कर प्रासंगिक एवं सौंदर्यवान बना दिया। इससे पूर्व जब कृष्ण बिहारी मिश्र देव की और बिहारी की रचना की आलोचना करते हैं, या पद्म सिंह शर्मा जब रीतिकालीन रचना की या लाला भगवान दिन उन रचनाओं की आलोचना करते हैं, तो उनकी दृष्टि एक पक्षीय रही। वे केवल उसके बहिरंग पक्ष को आधार बना करके और जो काव्य शास्त्र के प्रतिमान थे, रस, अलंकार, छंद, शब्द शक्तियों आदि के आधार पर वे उन पुस्तकों की समीक्षा करते थे। पर शुक्ल जी ने प्राचीन साहित्य की युग के अनुकूल व्याख्या की और अपने युग की सौंदर्य दृष्टि से व्याख्यायित कर उसे प्रासंगिक एवं सौंदर्यवान बना दिया। तुलसीदास को, गोस्वामी तुलसीदास जी को एक श्रेष्ठ कवि के रूप में सिद्ध करने का, प्रतिष्ठित करने का जो बहुत बड़ा योगदान है, वो शुक्ल जी को जाता है। शुक्ल जी रचना में निहित रचनाकार की अंतः प्रकृति की छानबीन करते हैं। वे केवल उसके बहिरंग पक्ष को नहीं देखते हैं, वे रचनाकार की मानसिकता तक पहुंचते हैं। जब ये तीनों कवियों का, तुलसी का, सूर का, जायसी का, जब ये समीक्षा करते हैं, तो तुलसी का मूल्य विधान, सूर की प्रेमाभिव्यंजना और जायसी की श्रृंगारिक रसात्मकता, इसकी छानबीन करते हैं और इनके सौंदर्य को उभार करके सामने लेकर के आते हैं, प्रकट करते हैं। हम सर्वप्रथम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास की जो समीक्षा आचार्य शुक्ल जी ने की। आचार्य शुक्ल जी ने कविता क्या है ये निबंध जब लिखा था, तो वहां वे दो अवस्थाएं मानते हैं, एक लोक मंगल की साधना अवस्था और एक लोक मंगल की सिद्धावस्था। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को वे लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य मानते हैं। लोक मंगल की साधना अवस्था सामाजिकता के साथ जुड़ती है, सहृदय पाठक के साथ जुड़ती है, वे लोक के साथ जुड़ती है, लोक कल्याण के साथ जुड़ती है। और तुलसी की कविता में मर्यादा है जो करुणा से उत्पन्न है। इसीलिए रामचरितमानस को करुणा प्रधान एक त्रासदी काव्य कहा जाता है। और करुणा ऐसा भाव है, करुणा भाव को लेकर के आचार्य शुक्ल मनोविज्ञान परक जो निबंध लिखते हैं, वहां वे करुणा का विस्तार से व्याख्या करते हैं। करुणा जो है वे सामाजिक मनोविकार है, वे सामाजिकता के साथ जुड़ती है, वे एकांतिक नहीं होती, लोक के साथ जुड़ी हुई होती है। करुणा को वे सामाजिक भाव के रूप में देखते हैं और तुलसी का मानस करुणा से युक्त है, तो वे सामाजिक भाव की अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से तुलसीदास रामचरितमानस है, उसकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल
मूल्यवादी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। और तुलसी की जो मूल्यवादी व्याख्या करते हैं उसका आधार क्या लेते हैं? उसका आधार लोक नीति और मर्यादावाद को लेते हैं। आचार्य शुक्ल स्वयं मर्यादावादी रहे हैं। इनसे पूर्व महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी नैतिकता को, मूल्यों को महत्व देते थे और इसीलिए वे रीतिकालीन कविता को नकारते हैं, उसकी भर्त्सना भी करते हैं। आचार्य शुक्ल भी रीतिकालीन कविता को महत्व नहीं देते हैं क्योंकि ये मर्यादावादी रहे, मूल्यवादी रहे। और तुलसीदास की जो रामचरितमानस रचना है वे लोक मंगल से जुड़ी हुई है, उसमें मर्यादावादी दृष्टि है क्योंकि तुलसी के राम पूरी तरह से एक मर्यादावादी चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। वहां पूरा एक आदर्श, परिवार का आदर्श, पिता और पुत्र का आदर्श, राजा और प्रजा का आदर्श, पति पत्नी का आदर्श प्रस्तुत हुआ है। तो तुलसी की कृति में व्याप्त जो लोक नीति है, जो उसमें मर्यादावाद है, उसकी समीक्षा शुक्ल जी करते हैं। वैयक्तिक चरित्र की शील स्थापना तथा विकास, ये इनकी मूल्यवादी व्याख्या के आधार है। भक्ति द्वारा समन्वय, कविता का लोक धर्मी स्वरूप शुक्ल जी तुलसी की रचनाओं में ढूंढते हैं। और आचार्य शुक्ल की व्यावहारिक समीक्षा का आधार तुलसी की भावुकता है और उस भावुकता का केंद्रीय तत्व है मध्यकालीन मानवीय मूल्यों का क्षरण, जो कथा के आधार पर बड़े ही प्रीतिमय रूप में मानस में स्थापित किया गया है। तुलसीदास ने राम की कथा को आधार बनाते हुए उसे वर्तमान अपने युगीन संदर्भ में प्रस्तुत किया है। मध्य काल में जिस तरह से मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा था, वहां तुलसीदास राम के आदर्श रूप को रखते हुए, एक राजा के आदर्श रूप को रखते हुए, एक परिवार के आदर्श रूप को रखते हुए, उस कथा के आधार पर मध्यकालीन मानवीय मूल्यों की क्षरण की स्थिति में एक नवीन आदर्श स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। मानस में भी उसका प्रीतिमय रूप स्थापित करते हैं। जब हालांकि उसे यूटोपिया कहा गया, परंतु तुलसीदास अपने परिवेश के अनुरूप, अपने समकालीन संदर्भों में जब मानवीय मूल्य समाप्त हो रहे हैं तो वो मूल्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो समाज के सामने उसका एक आदर्श रूप रखते हैं। तुलसीदास राम के जिस स्वरूप की कल्पना करते हैं उसमें मूल्य बोध, रस बोध एवं कलात्मक निष्पत्ति से संबद्ध आनंद बोध अर्थात शील, शक्ति एवं सौंदर्य के तीनों रूप मिश्रित होते हैं। इन तीनों को उनकी व्यावहारिक समीक्षा द्वारा प्रकाश में लाकर स्थापित कर देना आचार्य शुक्ल का मूल उपजीव्य है। तो पूरा मानस शील, शक्ति और सौंदर्य का काव्य है, जिसमें मूल्य बोध है, जिसमें आनंद बोध है। तो उसको प्रकाशित करना ये शुक्ल जी का मूल उद्देश्य था। और वे मानस की समीक्षा करते हुए हिंदी समाज के सामने उस तुलसीदास की भावबोध को प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास के भ्रमर गीत सार की भी समीक्षा की। और जैसे तुलसीदास के रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना, वहीं सूरदास के भ्रमर गीत को वे लोक मंगल की सिद्धावस्था का काव्य कहते हैं, क्योंकि यहां पर मूल प्रेरक भाव करुणा ना होकर प्रेम है। करुणा का भाव लोक का भाव है, करुणा सामाजिकता से जुड़ती है, जबकि प्रेम का भाव वैयक्तिक भाव है, वे सामाजिकता का भाव नहीं है। गोपियों का प्रेम एक निष्ठ प्रेम है, एक निष्ठता है। तो इसीलिए वे सूर सागर को लोक मंगल की सिद्धावस्था का काव्य कहते हैं, जिसका मूल भाव प्रेम है। और भ्रमर गीत सार की समीक्षा करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का
जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं कही। हालांकि शुक्ल जी तुलसीदास के रामचरितमानस के सामने सूर सागर को तुच्छ मानते हैं, वे उसे एक पक्षीय मानते हैं, परंतु जिस तरह से सूर सागर ने वात्सल्य रस का और श्रृंगार रस का एक स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है, और वे भी बंद आंखों से, और उस क्षेत्र का जैसा एक विस्तार दिया है, एक विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसकी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि इन क्षेत्रों का, वात्सल्य के क्षेत्र का और श्रृंगार के क्षेत्र का कोना कोना वे झांक आए। उक्त दोनों रसों के प्रवर्तक रति भाव के भीतर की जितनी मानसिक प्रवृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतना कोई और कवि नहीं कर सका। तो जितनी भी वात्सल्य की भाव दशाएं थी, मानसिक वृत्तियां थी, श्रृंगार की जितनी भाव दशाएं हैं, उन सब का वर्णन सूरदास ने किया है। और हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी पूर्ण रूप से दिखाया है तो सूरदास ने। तो इस तरह से सूरदास के भ्रमर गीत सार की समीक्षा करते हुए वे उनके वात्सल्य और श्रृंगार की प्रशंसा करते हैं। और साथ ही वे कहते हैं कि लोक संघर्ष से उत्पन्न विविध व्यापारों की योजना सूर का उद्देश्य नहीं है। यहां देखिए तुलसीदास और सूरदास के उद्देश्य का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। तुलसीदास का उद्देश्य मध्ययुगीन मानव मूल्यों के क्षरण को सामने रखते हुए लोक संघर्ष को प्रस्तुत करना था, पर सूरदास का उद्देश्य लोक संघर्ष नहीं है। उनकी रचना जीवन की अनेक रूपता की ओर नहीं गई है। जीवन का एक पक्षीय चित्रण है वहां। बाल क्रीड़ा, प्रेम के रंग रहस्य, उसकी अतृप्त वासना तक ही उनकी दृष्टि सीमित रह गई है। जीवन की गंभीर समस्याओं से तटस्थ रहने के कारण उसमें वह वस्तु गंभीर नहीं है जो गोस्वामी जी की रचनाओं में है। तो इस तरह से शुक्ल जी समीक्षा करते हुए गोस्वामी जी का, तुलसीदास जी का स्थान ऊपर रखते हैं, उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं। और तीसरी रचना जायसी का पद्मावत, जब वे उसकी समीक्षा कर रहे, जायसी ग्रंथावली का जब उन्होंने संपादन किया और उससे पूर्व भूमिका में वे जायसी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। जायसी के द्वारा जिस तरह से नागमती का विरह वर्णन भारतीय परिप्रेक्ष्य में किया गया, उस पर कोई विदेशी फारसी रंग नहीं है, अभारतीयता नहीं है, इसकी प्रशंसा शुक्ल जी करते हैं। जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहते हैं, विप्रलंघ श्रृंगार का प्रधान कवि मानते हैं। और शुक्ल जी ही जायसी के साहित्य को, जायसी के पद्मावत को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने का उन्होंने कार्य किया है। और इस जायसी की जो शुक्ल जी ने समीक्षा की, उसको सामने रखते हुए ही परवर्ती काल में अनेक समीक्षकों का ध्यान जायसी के पद्मावत पर गया और फिर उन्होंने उनके विविध पक्षों की समीक्षा की। आचार्य शुक्ल जायसी की भावुकता की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि वे उन्हें भावुक कवि मानते हैं। वे कहते हैं, अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण स्त्री के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं कि प्रत्येक विरहिणी स्त्री के वे भाव दशा बन जाती है। हर स्त्री उसमें स्वयं, नागमती में स्वयं को देखने लगती है और नागमती भी अपने पति के वियोग में भूल जाती है कि वे रानी है। वे एक एक पल विरह में बिताती है और उसे ये चिंता सताती है
कि मेरी बरसात आ गई है, वर्षा सावन प्रारंभ हो गया है, तो मेरी कुटिया पर छत कौन छानेगा, उस पर छप्पर कौन छानेगा। तो वो भूल जाती है कि वे रानी है। तो एक साधारण स्त्री के रूप में, एक सामान्य स्त्री के जो मनोदशा है, उसका चित्रण जिस तरह से जायसी करते हैं, वे सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करने वाले हैं। इससे पूर्व वाल्मीकि ने भी राम के विरह का वर्णन किया, कालिदास ने भी मेघदूत में यक्ष के विरह का वर्णन करते हैं, परंतु वहां पर विरह वर्णन वे अपने आप में अद्भुत रहा, उत्कृष्ट रहा। परंतु जायसी ने जिस प्रकार से नागमती के विरह का प्रस्तुत किया है, वे मर्मस्पर्शी है। और उसका विरह केवल नागमती तक सीमित नहीं रह जाता, उसके विरह से पशु पक्षी तक प्रभावित हो जाते हैं। वे जिस भी पशु पक्षी के पास जाती है, वे भी उसके विरह से काले पड़ जाते हैं, वे भी जलने लगते हैं। तो ये जायसी की भावुकता थी, जिसकी विशेषता का वर्णन, जिसकी समीक्षा शुक्ल जी करते हैं। वे कहते हैं कि जायसी के विरह उद्गार अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। जायसी को हम विप्रलब्ध श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। जो वेदना, जो कोमलता, जो सरलता और जो गंभीरता इनके वचनों में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो इस तरह से जायसी का को एक प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा में सर्वोत्कृष्ट स्थान पर स्थापित करने का भी श्रेय शुक्ल जी को जाता है। शुक्ल जी ने रस को लौकिक माना है, आध्यात्मिकता से नीचे ले आए। तो जहां जहां आध्यात्मिकता का या परोक्ष की बात की जाती है, शुक्ल जी उस काव्य का को स्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने नाथ योगियों द्वारा जो साहित्य की रचना की गई, उसको वे साहित्य ही नहीं मानते हैं। रहस्यवाद को वे नकार देते हैं, रहस्यवाद को पूर्णतया खारिज करते हैं। और यही कारण है कि छायावाद में जो रहस्यवादिता दिखाई देती है, उसको वे पूर्णतया खारिज करते हैं। यहाँ तक कि प्रसाद जी की कामायनी में जो आनंदवाद है, उसको भी वे स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही शुक्ल जी प्रबंध काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं, मुक्तक को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। प्रबंध को वे प्रकृति की एक विस्तृत स्थली मानते हैं, और मुक्तक काव्य को एक गुलदस्ता, उपवन में खिला हुआ एक गुलदस्ता, जो केवल भाव के रस के छींटे से देता है। तो इसलिए जब प्रबंध काव्यों की बात आती है, तो शुक्ल जी उनकी प्रशंसा करते हैं। चाहे तुलसी के मानस को देख लें, सूरसागर को देख लें, जायसी के पद्मावत को देख लें। परंतु रीति काल में मुक्तक काव्य रहा। बिहारी को देखें, रहीम को नीति काव्य की वे प्रशंसा करते हैं, उनके नीति कथनों की प्रशंसा करते हैं। पर घाघ, भड्डरी आदि जो नीति कवि, वृंद आदि जो नीति कवि हुए, उनके एक नीति काव्य को वे सूक्ति काव्य के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से शुक्ल जी की जो सैद्धांतिक समीक्षा में जो उन्होंने प्रतिमान स्थापित किए, उन प्रतिमानों को व्यावहारिक स्तर पर वे रचनाकारों की समीक्षा करते हुए उसमें देखते हैं। अब हम देखते हैं कि शुक्ल जी ने जो व्यावहारिक समीक्षा की, उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या रही। आचार्य शुक्ल जी ने सुचिंतित काव्य प्रतिमानों का कुशलता से विनियोग किया है। रस को लेकर, अलंकार को लेकर, लाक्षणिकता को लेकर, शब्द शक्तियों को लेकर जो उन्होंने प्रतिमान निर्धारित किए, परंपरा को आधुनिकता से जोड़ते हुए जो सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों को का विनियोग वे मानस पे, सूरसागर पर, पद्मावत पर, छायावादी कविता पर करते हैं। शुक्ल जी की दृष्टि व्यावहारिक होते हुए भी सूक्ष्म, विश्लेषण युक्त एवं मर्मग्राहिणी थी। कवियों की अंतर्वृत्तियों का विश्लेषण उन्होंने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से किया, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से। कवि की जो मानसिक स्थिति है, उसकी जो मना प्रवृत्ति है,
उसका वे विश्लेषण करते हैं। शुक्ल जी ने करुणा, प्रेम, शील एवं आनंद दशा की, साधनावस्था और सिद्धावस्था को अनुभव किया और उन सब की लोक मंगलवादी दृष्टि से व्याख्या की। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि लोकवादी थी, इसलिए उन्होंने व्यक्ति धर्म के स्थान पर लोक धर्म को श्रेयस्कर माना और इसीलिए सूरदास के प्रेम को वैयक्तिक प्रेम कहते हैं और मानस के प्रेम में वहां वे लोक धर्म की बात करते हैं, इसलिए वे मानस को श्रेयस्कर बताते हैं। शुक्ल जी ने साहित्य में जीवन को और जीवन में साहित्य को प्रतिष्ठित किया है। तो इसीलिए वे कविता क्या है में वो कहते हैं कि साहित्य क्या है, जीवन मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है और ये चित्तवृत्तियां परिवर्तित होती रहती हैं तो साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। तो इस तरह से साहित्य में जीवन और जीवन में साहित्य को प्रतिष्ठित करने का श्रेयस कार्य शुक्ल जी ने किया। वे साहित्य के बहिरंग पक्ष की अपेक्षा काव्य की मूल आत्मा, रचनाकार की दृष्टि और उसके उद्देश्य को समझने पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, केवल रचना के गुण दोषों तक सीमित नहीं रहते। इनकी आलोचना दृष्टि पूर्णतया स्पष्ट, परिपक्व एवं तर्क पर आधारित है। इनकी आलोचना दृष्टि वैज्ञानिक, प्रगतिशील एवं इहलौकिक है, परलौकिक नहीं है। वे परोक्ष की बात नहीं करते, इस लोक की बात करते हैं। और समीक्षा के सभी अंगों का समान रूप से इन्होंने विन्यास किया है। किसी एक पक्ष को लेकर समीक्षा नहीं करते हैं, रचना को उसकी समग्रता में, उसकी पूर्णता में देखते हैं। जितना उत्कर्ष इन्हें साहित्य के सिद्धांतों का निरूपण करने में प्राप्त हुआ, उतनी ही दक्षता इन्हें उन सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग करने में हासिल हुई। तो सैद्धांतिक समीक्षा की दृष्टि से देखें या व्यावहारिक समीक्षा की दृष्टि से देखें, शुक्ल जी की जो आलोचना दृष्टि है वे पूर्णतया वैज्ञानिक और प्रगतिशील दिखाई देती है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने आचार्य शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि की चर्चा की। नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।